शहर के सबसे पुराने बाजार के बीचों बीच खड़ी वह इमारत बाहर से देखने पर किसी साधारण गोदाम जैसी लगती थी, लेकिन जैसे ही कोई उसके भारी दरवाजे के भीतर कदम रखता, हवा का मिजाज बदल जाता। मोटी दीवारें, ऊंची छत और बीचों बीच रखा वह विशाल लोहे का ढांचा, एक ऐसी तिजोरी जिसने पिछले 3 सालों से पूरे शहर की नींद उड़ा रखी थी। कहा जाता था कि इसके भीतर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की जमा की हुई दौलत, सोना, हीरे और ऐसे रहस्य बंद हैं जिनकी कीमत गिनी नहीं जा सकती। इसी तिजोरी ने आज फिर लोगों को यहां खींच लाया था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सबको एक साथ बुला लिया हो। हॉल में खड़े लोग अलग अलग दुनिया से आए थे, लेकिन आज सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी थी। महंगे सूट पहने कारोबारी, फाइलें थामे वकील, कैमरे संभाले रिपोर्टर और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। इन सबके बीच खड़े थे महेश अग्रवाल, शहर के बड़े व्यापारी, इस हवेली के मौजूदा मालिक और उस तिजोरी के स्वघोषित मालिक। सफेद कुर्ता, गले में मोटी सोने की चेन और चेहरे पर चिड़चिड़ी अकड़। 3 साल से वह इस तिजोरी को खुलवाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे। महंगी मशीनें, विदेशी इंजीनियर, तालों के विशेषज्ञ सब आए। सबने हाथ आजमाया, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। तिजोरी बंद, जैसे किसी जिद पर अड़ी हो। आज का दिन भी उसी नाकामी की कहानी दोहराने वाला लग रहा था। आखिरी एक्सपर्ट ने हार मानते हुए सिर झुका दिया था। उसकी आवाज में थकान थी जब उसने कहा कि इस तरह का मैकेनिज्म बिना मूल जानकारी के खोलना नामुमकिन है। हॉल में हल्की खुसफुसाहट फैल गई। कोई हंसा, कोई सिर हिलाने लगा। इतने पैसे, इतनी ताकत, और फिर भी एक लोहे के डिब्बे के सामने बेबस। महेश अग्रवाल की भौहें तन गईं। उनके लिए यह सिर्फ तिजोरी नहीं थी, यह उनके अहंकार की परीक्षा थी। तभी दरवाजे के पास एक हलचल हुई। भीड़ के पीछे से एक दुबला सा लड़का आगे बढ़ा। उम्र 16 के आसपास, बदन पर फटा पुराना शर्ट, धूल से सनी पैंट और पैरों में घिसी हुई चप्पल। उसके बाल बिखरे थे, लेकिन आंखों में अजीब सा ठहराव था, ऐसा ठहराव जो अक्सर शोरगुल से दूर रहने वालों में दिखाई देता है। उसने धीमी लेकिन साफर आवाज में कहा कि वह कोशिश करना चाहता है। कुछ पल के लिए हॉल जैसे जमसा गया। फिर अचानक ठहाके गूंज उठे। किसी ने मजाक, केथना को कैसे प्रदुरार था, उड़ाया। किसी ने गार्ड को इशारा किया कि इस तमाशे को बाहर किया जाए। महेश अग्रवाल ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उनके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी औकात नाप रहे हों। कपड़े, हालत, चेहरा, सब कुछ उनके लिए जवाब था। उन्होंने ताना कसते हुए कहा कि इतने बड़े बड़े दिमागर असफल हो गए और यह बच्चा तिजोरी खोलेगा। लड़के ने नजर नहीं झुकाई। उसकी आवाज में कोई दलील नहीं थी, बस एक सीधी सी बात, एक मौका। अगर न खुली तो वह चला जाएगा। हॉल में बैठे लोग मजे लेने लगे। कैमरे फिर से उठ गए। एक नया तमाशा मिलने वाला था। महेश अग्रवाल ने जोर से हंसते हुए ऐलान किया कि अगर यह लड़का तिजोरी खोल दे तो वह उसे 10 करोड़ देंगे। शोर मच गया। किसी ने इसे पागलपन कहा, किसी ने इसे दान, लेकिन लड़के ने बिना एक पल सोचे मंजूरी में सिर हिला दिया। उसके लिए यह सौदा नहीं था, यह सिर्फ एक काम था। वह लड़का बिना किसी हड़बड़ी के तिजोरी की तरफ बढ़ा। इतने करीब से उसने पहली बार उस ठंडे लोहे को महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। भीड़ में खड़े लोग फुसफुसा रहे थे, ताने कस रहे थे। महेश अग्रवाल हाथ बांधे खड़े थे। उनके लिए यह सब एक खेल था। उन्हें यकीन था कि कुछ ही मिनटों में यह बच्चा थककर हार मान लेगा, लेकिन लड़के ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी उंगलियां तिजोरी की सतह पर हल्के से घूमने लगीं, जैसे वह सिर्फ लोहे को नहीं, उसके भीतर छुपी कहानी को पढ़ रहा हो। वह कभी ऊपर बने निशानों पर रुकता, कभी किनारों पर,
कभी नीचे के कोनों पर उसने कान लगाकर हल्की सी थपकी दी। अंदर से आई आवाज सामान्य नहीं थी, कुछ अलग। उसने आंखें बंद कर लीं। हॉल में मौजूद लोगों को लगा कि अब कोई नाटक शुरू होगा, कोई जादू। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह बस खड़ा रहा, शांत। उस शांति में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसके दिमाग में पहले से ही कोई नक्शा बना हो। उसका नाम आरव था, शहर की झुंगियों में रहने वाला, कबाड़ बीनने वाले बाप का बेटा। बचपन से ही उसकी दुनिया टूटे ताले, जंग लगे संदूक और पुराने बक्सों से बनी थी। जहां दूसरों को सिर्फ अब बेकार चीजें दिखती थीं, आरव को वहां आवाजें सुनाई देती थीं। धातु की, खाली जगह की, दबाव की। यही उसकी भाषा थी, यही उसकी ताकत। हॉल में खड़े ज्यादातर लोग यह नहीं जानते थे। उनके लिए वह सिर्फ एक गंदे कपड़ों वाला बच्चा था, जिसे आज हंसी का पात्र बनाया जा रहा था। लेकिन उसी पल, जब उसकी उंगलियां तिजोरी पर ठहरीं और उसकी सांसें एक लय में आईं, कुछ बदलने लगा था। बहुत हल्की सी आवाज गूंजी, इतनी हल्की कि आधे लोगों ने सुनी ही नहीं। लेकिन आरव के चेहरे पर एक सूक्ष्म सी मुस्कान उभर आई। महेश अग्रवाल अनजाने में सीधे खड़े हो गए। यह खेल अभी शुरू ही हुआ था और शहर को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उसके सामने उसकी अपनी सोच का ताला खुलने वाला है। क्लिक की वह हल्की सी आवाज हॉल में तैरती हुई नहीं, सीधे लोगों के सीने में उतर गई थी। जो अभी तक हंस रहे थे, उनके होंठ जैसे अचानक भारी हो गए। कैमरों की लाल बत्तियां फिर जल उठीं, लेकिन इस बार रिपोर्टर की फुसफुसाहट भी धीमी पड़ गई, जैसे किसी ने उन्हें याद दिला दिया हो कि वे तमाशा नहीं, एक अनहोनी रिकॉर्ड कर रहे हैं। महेश अग्रवाल का चेहरा क्षण भर को सख्त हुआ, फिर उनकी आंखें तिजोरी से चिपक गईं, ऐसे जैसे वह पहली बार समझ रहे हों कि यह लोहे का ढांचा उनके पैसे से नहीं, किसी और ही भाषा से बात करता है। आरव ने मुस्कान को चेहरे पर टिकने नहीं दिया। उसने अपनी उंगलियां वहीं रखीं जहां वह सूक्ष्म सा उभार महसूस कर चुका था, और उस उभार को फिर से पड़ने लगा दबाव का, धातु के तापमान का और भीतर छुपी खाली जगहों का। वह जानता था, पहला संकेत सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसी क्षण हर कोई जल्दबाजी करता है। तिजोरी जाग चुकी थी, लेकिन अभी भी वह किसी सोए हुए जानवर की तरह थी। एक गलत हरकत और वह वापस दहाड़कर सब कुछ बंद कर सकती थी। उसने कान तिजोरी से लगाया, इस बार थपकी नहीं दी, बस सुना। हॉल में इतनी खामोशी थी कि किसी के गले से लार निगलने की आवाज भी अलग लग रही थी। आरव की पलकें झपकने में भी समय ले रही थीं, जैसे उसकी पूरी दुनिया अब केवल धातु की सांसों पर टिक गई हो। तिजोरी के भीतर कहीं एक हल्का कंपन था, बहुत हल्का, लेकिन लगातार। वही कंपन जो वह कभी कभी पुराने संदूकों में महसूस करता था, जब जंग के नीचे कोई स्प्रिंग जिंदा बचा होता था। उसके दिमाग में एक पुरानी आवाज उभरी, बाबूलाल की, बेटा, ताला खोलने से पहले ताले को इंसान समझ। हर इंसान का एक जिद्दी हिस्सा होता है और एक थका हुआ हिस्सा भी। तू थके हिस्से को ढूंढेगा, वही तुझे अंदर ले जाएगा। यह बात उसके पिता ने तब कही थी जब आरव 8 साल का था और उसने पहली बार घर के पीछे पड़े एक जंग लगे बक्से को खोलने की जिद पकड़ ली थी। उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियों में कट लगा था और वह रो भी रहा था। बाबूलाल ने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, गुस्सा भी नहीं किया था, बस उसके हाथों को अपने खुरदरे हाथों में थाम लिया था और कहा था कि ताला ताकत नहीं, धैर्य पहचानता है। झुग्गियों के पीछे कबाड़ के ढेर में उनकी दुनिया थी, टूटी कुर्सियों के पाइप, घिसे हुए दरवाजों के कुंडे, टिन की चादरें और सैकड़ों छोटे बड़े ताले। जिन लोगों के लिए यह सब कचरा था, उनके लिए यह रोजी रोटी थी, और आरव के लिए यह स्कूल था। वहां कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कोई मास्टर नहीं था, लेकिन धातु की हर चीज एक किताब की तरह थी, बस उसे पढ़ना आता हो। बाबूलाल कबाड़ तौलता, सौदा करता और आरव अलग बैठकर ताले उठाता। वह उन्हें आंखों से नहीं,
उंगलियों से पहचानता कौन सा ताला भीतर से ढीला है, कौन सा पूरी तरह जाम, किसमें स्प्रिंग बचा है और किसमें सिर्फ जंग की खामोशी। कई बार कोई पुरानी अलमारी आती जिसमें चाबी गायब होती। लोग उसे फेंक देते, मगर बाबूलाल घर लाते और कहते, देख, इसका दिल अब भी धड़कता है। आरव घंटों उसे घुमाता, थपथपाता, कभी दांतों से दबाकर सुनता कि धातु कैसे चीखती है। वह न किसी किताब का ज्ञान था, न किसी मशीन का। यह गरीबी की देन थी, ऐसी देन जो अमीरों को समझ नहीं आती, क्योंकि उनकी दुनिया में हर समस्या का जवाब पैसा होता है और हर समाधान एक मशीन। आरव की दुनिया में पैसा नहीं था, इसलिए समाधान उसके शरीर ने सीख लिया था। उसे दबाव का फर्क समझ में आता था, जैसे किसान मिट्टी की नमी पहचान लेता है। उसे खाली जगह का अंदाजा हो जाता था, जैसे कोई बढ़ई लकड़ी की नस पहचान लेता है। और उसे आवाजें साफ सुनाई देती थी, क्लिक, खट, घिसट, यह उसके लिए अक्षर थे। हॉल में लौटते हुए आरव ने तिजोरी की दाईं तरफ की सतह पर हथेली फैलाई और दबाव को एक लय में बढ़ाया। नहीं, जोर नहीं, बस इतना कि भीतर जो थका हुआ हिस्सा है वह हल्का सा सरक जाए। फिर उसने दबाव छोड़ दिया। उसने फिर से वही किया, इस बार थोड़ा नीचे। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन नियंत्रित। पसीने की बूंदें माथे पर आ गईं, पर हाथ कांपे नहीं। भीड़ को अब मजा नहीं आ रहा था, अब वहां बेचैनी थी। कुछ लोग खिसक कर आगे आ गए थे, जैसे पास जाकर साबित करना चाहते हों कि यह सच है। एक इंजीनियर जो पहले हंस रहा था, अब अपने आप बुदबुदा उठा कि यह लड़का प्रेशर पॉइंट्स ढूंढ रहा है। महेश अग्रवाल ने उसे घूरा, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। एक ऐसा डर जो आदमी को भीतर से छोटा कर देता है। आरव ने तिजोरी के नीचे के कोने पर उंगली रखी। वहां धातु की बनावट जरा अलग थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सतह को थोड़ा आसमान छोड़ा हो। उसने उस हिस्से को हल्का सा घुमाकर दबाया, फिर हाथ रोक लिया। एक पल, फिर तिजोरी के भीतर से वही हल्की सी प्रतिक्रिया, एक छोटा सा क्लिक, फिर जैसे कोई भारी चीज अपनी जगह बदलने की कोशिश करे। यह आवाज इस बार कई लोगों ने सुन ली। किसी का गला सूख गया, किसी ने अनजाने में अरे कह दिया। महेश अग्रवाल 2 कदम आगे बढ़ाए, मानो तिजोरी खुलते ही उनका हक छिन जाएगा। उन्होंने आधी घबराहट, आधी अकड़ में कहा, रुको, कोई मशीन चाहिए हो तो बता दूं? आरव ने पलटकर नहीं देखा। उसने बस इतना कहा, मशीन उलझा देती है सेठ जी, ये तिजोरी हाथ से बात करती है। यह वाक्य हवा में लटक गया। कुछ लोगों को यह बचकाना लगा, लेकिन जो समझते थे उनके चेहरे पर असर दिखा। एडवोकेट प्रकाश मेहता, जो अब तक चुप था, हल्का सा आगे झुका और पहली बार उसकी आंखों में सम्मान उभरा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। दोनों हथेलियां तिजोरी पर रखीं, एक ऊपर एक नीचे, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की धड़कन पकड़ता है। उसने भीतर की लय महसूस की और उसी लय में दबाव दिया। क्लिक, खिर, एक और क्लिक। अब यह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह संकेत था कि अंदर कोई क्रम बन रहा है। आरव को अपने पिता की दूसरी सीख याद आई, हर ताला एक साथ नहीं खुलता, उसे क्रम चाहिए। तू अगर अधीर हुआ तो ताला तुझे सजा देगा। उसने हाथ हटाकर एक कदम पीछे लिया। भीड़ ने सोचा वह हार गया। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ ने फिर से हंसने की कोशिश की, लेकिन उनके होंठ साथ नहीं दे रहे थे। आरव ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी, पसीना हटाया और बिना किसी घोषणा के फिर आगे बढ़ गया। अब उसके चेहरे पर कोई चुनौती नहीं थी, बस काम करने वाली सादगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं गलत हुआ तो ये फिर से वैसी बंद हो जाएगी कि कोई खोल नहीं पाएगा। यह सुनते ही हॉल में बिजली सी दौड़ गई। जोखिम शब्द बिना बोले सबके दिमाग में चमक गया।
महेश अग्रवाल का जबड़ा कस गया। 3 साल की जिद, करोड़ों का खर्च, और अब यह पल। वह कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, कर, जो करना है कर, अब पीछे हटने का मतलब नहीं। आरव ने सिर हिलाया, जैसे उसे इसी जवाब की जरूरत थी। उसने कान फिर से तिजोरी के पास लगाया। इस बार उसकी सांसें और भी धीमी हो गईं। वह भीतर उस थके हिस्से को फिर खोज रहा था, और जैसे ही उसे वह संकेत मिला, उसकी उंगलियां अपने आप सही जगह पहुंच गईं। हॉल में किसी ने नहीं कहा, लेकिन हर कोई समझ गया कि अब जो होने वाला है वह किसी जादू से नहीं, उस हुनर से होगा जिसे वे अब तक कूड़े के साथ फेंकते आए थे। हॉल में अब शोर नहीं था, लेकिन बेचैनी हर सांस के साथ बढ़ रही थी। जो लोग कुछ देर पहले मजाक कर रहे थे, वे अब बिना पलक झपकाए तिजोरी को देख रहे थे, जैसे डर रहे हों कि अगर नजर हटी तो कुछ अहम छूट जाएगा। कैमरों की रोशनी अब चमक नहीं रही थी, वह चुभने लगी थी। महेश अग्रवाल के चेहरे पर पहली बार वह आत्मविश्वास नहीं था जो पैसे के साथ आता है। उनके होंठ सूखे थे और उंगलियां अनजाने में आपस में उलझ रही थीं। यह वही आदमी था जिसने अदालतों, सौदों और नेताओं को अपनी शर्तों पर नचाया था, लेकिन आज एक फटे कपड़ों वाला लड़का उसकी सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे रहा था। आरव फिर से तिजोरी के सामने झुका। इस बार उसने उसे छुआ नहीं, बस देखा। बहुत देर तक देखा, जैसे किसी के चेहरे को तब तक देखते हैं जब तक उसकी असली उम्र समझ ना आ जाए। तिजोरी अब उसे ठंडी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे भीतर कुछ जाग चुका हो। उसने दाहिने हाथ की उंगलियां ऊपर के किनारे पर रखीं और बाएं हाथ से नीचे के हिस्से को छुआ। यह वह जगह थी जहां ज्यादातर लोग गलती करते थे, एक साथ जोर लगाकर। लेकिन आरव ने जोर नहीं लगाया। उसने दबाव को बांटा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, फिर अचानक सब छोड़ दिया। हॉल में हल्की सी आवाज गूंजी। इस बार क्लिक नहीं, बल्कि एक भारी सी सरकन, जैसे कोई पुरानी चीज अपनी जगह बदल रही हो। भीड़ में किसी ने तेज सांस खींच ली। एक रिपोर्टर का हाथ कांप गया और कैमरा कुछ पल के लिए हिल गया। महेश अग्रवाल के मुंह से अनायास निकल पड़ा, ये आवाज। उन्होंने खुद से पूछा, लेकिन जवाब तिजोरी दे रही थी। आरव के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखने लगी थीं। उसके कपड़े अब भी वही थे, लेकिन उसकी हर हरकत में एक अजीब गरिमा आ गई थी, जैसे वह इस जगह का हिस्सा हो और बाकी सब बाहरी लोग हों। उसने आंखें बंद कीं और अपने पिता की वह पुरानी बात याद की, जो उसने कई बार दोहराई थी, जब ताला डर दिखाने लगे तब समझ लेना कि वह हार के करीब है। उसने गहरी सांस ली और उसी लय में अपनी उंगलियों को फिर से सही जगह रखा। अब शक की जगह डर ने ले ली थी। कुछ लोग पीछे हटने लगे थे, जैसे अगर तिजोरी सच में खुल गई तो वे किसी गुनाह के गवाह बन जाएंगे। वकील प्रकाश मेहता आगे झुकाए। उनकी आंखों में अब संदेह नहीं, बल्कि एक पेशेवर जिज्ञासा थी। उन्होंने धीमी आवाज में पास खड़े आदमी से कहा, यह लड़का अनुमान नहीं लगा रहा, यह किसी संरचना को पढ़ रहा है। यह वाक्य महेश अग्रवाल के कानों तक भी पहुंच गया। उनकी पीठ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। आरव ने तिजोरी के बाएं हिस्से पर एक बेहद छोटे से निशान पर उंगली रखी। यह निशान इतना मामूली था कि मशीनें उसे कभी दर्ज ही नहीं कर पाती। उसने वहां लगातार दबाव डाला, न ज्यादा न कम। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। हॉल में बैठे लोगों को लगा कि शायद यही अंत है, लेकिन तभी भीतर से एक भारी सी आवाज आई, जैसे कोई बड़ा पहिया अपनी धुरी छोड़ रहा हो। गुड धक। अब कोई नहीं बोला। अब किसी को हंसी नहीं आई। महेश अग्रवाल 2 कदम आगे बढ़ाए, इस बार बिना किसी अकड़ के। उनकी आवाज भर्रा गई, खुल रही है। यह शब्द उनके मुंह से ऐसे निकला जैसे कोई स्वीकारोक्ति हो। आरव ने तुरंत हाथ हटा लिए। वह जानता था कि यही वह पल है
जहां अधीरता सब कुछ बर्बाद कर सकती है। उसने पीछे हटकर अपनी सांसों को काबू में किया। यह लड़ाई ताकत की नहीं थी, यह क्रम की थी। भीड़ में कुछ लोग बुदबुदाने लगे। कोई कह रहा था कि यह संभव नहीं है, कोई कह रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है। डर और उम्मीद एक साथ तैर रहे थे। आरव ने फिर आगे बढ़कर तिजोरी के बीच वाले हिस्से पर हथेली रखी और बहुत हल्का सा घुमाव दिया। इतना हल्का कि कैमरे भी ठीक से पकड़ नहीं पाए, लेकिन असर गहरा था। भीतर जैसे सब कुछ एक ताल में आने लगा। क्लिक, धक, क्लिक। अब आवाजें बिखरी नहीं थीं, उनमें एक क्रम था। महेश अग्रवाल का चेहरा पीला पड़ने लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ तिजोरी नहीं, उनका घमंड भी खुलने के कगार पर है। उन्होंने जीवन में बहुत जोखिम उठाए थे, लेकिन यह जोखिम अलग था। यहां उनका पैसा काम नहीं कर रहा था। यहां उनके सामने एक ऐसा हुनर था जिसे उन्होंने कभी गिना ही नहीं था। आरव ने आखिरी बार दोनों हाथ तिजोरी पर रखे। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह बाहर की दुनिया को बंद करके भीतर की तस्वीर साफ देखना चाहता हो। उसने दबाव डाला, फिर बहुत धीरे से छोड़ दिया। अचानक तिजोरी का ऊपरी हिस्सा 1 इंच बाहर की ओर सरक गया। धातु की वह आवाज इतनी साफ थी कि किसी को शक की गुंजाइश नहीं रही। पूरा हॉल जैसे पत्थर का हो गया। कोई ताली नहीं बजी, कोई चीख नहीं निकली, बस सन्नाटा। अब यह साफ था कि यह खेल नहीं रहा था। यह वह क्षण था जहां शक मर चुका था और सच्चाई सबके सामने खड़ी थी। और उस सच्चाई का नाम था एक कूड़ा बिनने वाला लड़का, जिसके हाथों ने पूरे शहर की सोच को हिला दिया था। तिजोरी खुलते ही जो शोर उठा, वह खुशी का नहीं था। वह हैरानी, डर और अविश्वास का मिला जुला शोर था। लोग आगे बढ़ने लगे, जैसे अपनी आंखों से यकीन कर लेना चाहते हों कि जो दिख रहा है वह सच है। कैमरों की फ्लैश लाइटें लगातार चमकने लगीं। किसी ने सोने की ईंटों को गिनने की कोशिश की, कोई हीरों से भरे बक्सों पर झुक गया, लेकिन गार्ड्स ने तुरंत सबको रोक लिया। यह अब सिर्फ एक खोज नहीं रही थी, यह एक विस्फोट था, खबरों का, सवालों का और उन सच्चाइयों का जो बरसों से बंद पड़ी थीं। महेश अग्रवाल तिजोरी के सामने खड़े थे, लेकिन उनकी मुद्रा बदल चुकी थी। कुछ देर पहले तक जो आदमी सब पर हुक्म चलाता था, वह अब खुद हालात के सामने छोटा लग रहा था। उन्होंने फिर से तिजोरी के भीतर देखा, जैसे डर रहे हों कि कहीं यह सब सपना न हो। उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज पहले जैसी सख्त नहीं थी। मैंने वादा किया था, उन्होंने कहा, अगर यह खुली तो इनाम दूंगा। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, 10 करोड़। क्या सच में देगा? क्या अब यह मुमकिन है? आरव अब भी वहीं खड़ा था, तिजोरी से थोड़ा हटकर। उसकी आंखों में लालच नहीं था। जो लोग सोने की चमक में खो गए थे, वह उनमें शामिल नहीं था। उसकी नजर उस दरवाजे पर थी जो खुल चुका था, मानो वह जानता हो कि असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी है। महेश अग्रवाल ने मैनेजर की तरफ देखा और इशारे से कहा कि कागजात तैयार किए जाएं। माहौल एक पल को बदलने लगा, उत्सव जैसा, विजय जैसा। तभी हॉल के कोने से एक कड़ी आवाज गूंजी, 1 मिनट। सारी नजरें उधर मुड़ गईं। ग्रे सूट में खड़ा एक आदमी आगे बढ़ा। उसके साथ 2 और लोग थे, जिनके गले में पहचान पत्र लटक रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ अधिकार। मैं आयकर विभाग से हूं, उसने कहा, और यह खजाना निजी जश्न का नहीं, जांच का विषय है। हॉल में जैसे हवा जम गई। जो लोग अभी सेकंड पहले मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। महेश अग्रवाल की आंखें सख्त हो गईं। यह तिजोरी मेरी है, उन्होंने कहा, मेरी इमारत, मेरा गोदाम। अधिकारी ने बिना आवाज ऊंची किए फाइल खोली। तिजोरी आपकी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर रखा धन कहां से आया, यह तय होना अभी बाकी है। अब कहानी ने दूसरा मोड़ ले लिया था। यह सिर्फ हुनर की जीत नहीं रही थी, यह कानून की जमीन पर उतर चुकी थी।
अधिकारी की नजर आरव पर पड़ी। और यह लड़का? उसने पूछा। इसे इतनी जटिल तिजोरी खोलना कैसे आता है? सवाल सीधा था, लेकिन उसके पीछे शक की परछाई थी। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे, जैसे डर रहे हों कि कहीं यह चमत्कार किसी गलत मोड़ पर न चला जाए। आरव के पिता बाबूलाल, जो अब तक भीड़ के पीछे खड़े थे, घबरा गए। उनके चेहरे से खून उतर गया। उन्होंने आगे बढ़कर कांपती आवाज में कहा, साहब, लड़का सीधा है, कोई चोरी वोरी नहीं की। अधिकारी ने उन्हें देखा तो साहब, फिर आरव को। आरव एक कदम आगे आया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन झुकाव नहीं। मैंने तिजोरी नहीं चुराई, उसने कहा। मैंने सिर्फ उसे खोला। कैसे? आरव ने पल भर सोचा, फिर बोला, मेरे पिता कबाड़ उठाते हैं, पुराने ताले, बक्से, मैं उन्हें खोलता था। कुछ ताले ताकत से नहीं, सही जगह छूने से खुलते हैं। उसकी आवाज में कोई बचाव नहीं था, बस सच्चाई थी। अब तक चुप खड़ा एक वरिष्ठ अधिकारी आगे आया। उसने तिजोरी के मैकेनिज्म को ध्यान से देखा। यह औद्योगिक लॉक नहीं है, उसने कहा। यह हाथ से बनाया गया है, पुराना, जटिल और मशीनों के लिए नहीं। फिर उसने आरव की तरफ देखा। तूने कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की? नहीं, आरव ने कहा। अधिकारी ने सिर हिलाया। यह हमारे लिए अहम है। महेश अग्रवाल ने गहरी सांस ली। जो भी जांच करनी हो कीजिए, उन्होंने कहा। लेकिन मेरा वादा। अधिकारी ने हाथ उठाया। वादा रहेगा, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। आरव ने पहली बार अपने भीतर हल्का सा डर महसूस किया। ताला खोलना आसान था, सिस्टम समझना नहीं। लेकिन तभी वही वरिष्ठ अधिकारी उसके पास आया और बोला, डर मत, तुझ पर कोई आरोप नहीं है। उसने तिजोरी के भीतर रखी एक खास लकड़ी की पेटी की ओर इशारा किया। देश में ऐसी और भी तिजोरियां हैं बंद, अनसुलझी। शायद हमें तेरी जरूरत पड़े। उस पल आरव समझ गया कि यह कहानी अब सिर्फ 10 करोड़ की नहीं रही। यह उसके हुनर की पहचान की कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी पहचान जिसे अब कोई बंद नहीं कर सकता था। हॉल में फैली हलचल धीरे धीरे एक नए तरह के सन्नाटे में बदल गई थी। यह वह सन्नाटा नहीं था जो डर से पैदा होता है, बल्कि वह जो किसी फैसले से पहले आता है। आयकर विभाग की टीम कागजात समेट रही थी। कैमरे अब भी चल रहे थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब यह सवाल नहीं था कि तिजोरी खुली या नहीं, सवाल यह था कि आगे क्या होगा। महेश अग्रवाल कुछ दूरी पर खड़े थे। उनके चेहरे पर राहत और चिंता दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि जो वादा किया गया था वह निभाया जाएगा, कानूनी तरीके से, सबके सामने। कागज आगे बढ़ाए गए, नाम पूछा गया, उम्र लिखी गई। अभिभावक के तौर पर बाबूलाल का नाम दर्ज हुआ। बाबूलाल के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कभी इतने साफ कागज, इतने ठंडे कमरे और इतनी निगाहें एक साथ नहीं देखी थीं। आरव ने कागज देखा। अक्षर उसके लिए नए नहीं थे, लेकिन उनका वजन आज अलग था। उसने बिना किसी झिझक के दस्तखत कर दिए। उस पल भीड़ में किसी ने फुसफुसाकर कहा कि अब यह लड़का बदल जाएगा। आरव ने वह बात सुन ली। उसने सिर उठाकर कहा, मैं नहीं बदलूंगा, हालात बदलेंगे। यह वाक्य किसी भाषण जैसा नहीं था, यह एक सच्चाई थी जिसे उसने खुद के लिए चुना था। महेश अग्रवाल ने चेक बाबूलाल के हाथ में रखा। रकम इतनी बड़ी थी कि बाबूलाल के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह बैठने ही वाले थे कि आरव ने उन्हें थाम लिया। पहली बार बाबूलाल ने अपने बेटे की आंखों में वह भरोसा देखा जो पिता अक्सर बच्चों में ढूंढते हैं। महेश अग्रवाल ने कहा, इसे संभाल कर रखना। दुनिया बदलती है, लेकिन जल्दी नहीं। उनकी आवाज में अब आदेश नहीं था, अनुभव था। जांच अपनी जगह चलती रही, लेकिन वादा निभाया गया, पूरी पारदर्शिता के साथ। कुछ हफ्तों बाद खबरें फिर आईं, लेकिन इस बार
सुर्खियां अलग थीं। शहर की झुग्गियों से निकलकर एक लड़का सरकारी तकनीकी संस्थान में दाखिल हुआ था। उसके पिता को सम्मान के साथ एक छोटा सा घर मिला था। ऐसा घर जिसमें छत टपकती नहीं थी और दरवाजा रात को बंद किया जा सकता था। आरव किसी कोर था आलीशान बंगले में नहीं गया। उसने वही रास्ता चुना जहां उसकी समझ काम आती थी। उसने मिले पैसों का आधा हिस्सा अपने पिता को दे दिया। आपने मुझे कबाड़ में मौका दिया, उसने कहा। अब आपकी बारी है आराम करने की। बाकी पैसों से उसने एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया। नाम रखा आरव लॉक लैब। वहां कोई चमकदार मशीनें नहीं थीं। वहां पुराने ताले थे, धातु के टुकड़े थे और कुछ बच्चे थे जो पहली बार किसी ने ध्यान से सुने थे। आरव उन्हें ताले खोलना नहीं सिखाता था, वह उन्हें सोचने का तरीका सिखाता था। कैसे सुनना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे हर बंद चीज को दुश्मन नहीं, सवाल समझना है। एक इंटरव्यू में किसी ने उससे पूछा कि इतनी कम उम्र में करोड़पति बनकर कैसा लग रहा है। आरव मुस्कुराया। मैं करोड़पति नहीं बना, उसने कहा। मैं बस उस दिन दिख गया। यह जवाब सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग शेयर करने लगे। कुछ ने प्रेरणा बताई, कुछ ने किस्सा। लेकिन जिन बच्चों ने उसे देखा, उनके लिए यह एक रास्ता था, यह भरोसा कि हुनर कहीं से भी आ सकता है। शहर में जब भी किसी पुरानी तिजोरी या बंद दरवाजे की बात होती, लोग अब मशीनों का नाम पहले नहीं लेते थे। वे उस लड़के को याद करते थे जिसने साबित किया था कि हर ताला चाबी से नहीं खुलता और हर किस्मत सिफारिश से नहीं। कुछ ताले हुनर मांगते हैं और कुछ दुनिया से बस एक मौका, और जब वह मौका मिलता है तो सिर्फ एक तिजोरी नहीं खुलती, पूरी सोच खुल जाती है। अगर यह कहानी आपको सिर्फ पसंद ही नहीं आई बल्कि कहीं भीतर तक छू गई हो, अगर आरव का हुनर और उसका धैर्य आपको यह याद दिलाता हो कि असली कीमत कपड़ों या हैसियत से नहीं, काबिलियत से तय होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक उन कहानियों को ताकत देता है जो भीड़ में दब जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जिन्हें कभी कम आंका गया हो। और कमेंट में बताइए आपके शहर या जिंदगी में कौन सा हुनर है जिसे अब तक मौका नहीं मिला। शायद अगली कहानी वहीं से शुरू हो।